अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो ये हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग का। इसमें जो है वो हम प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। जितने भी पॉसिबल एग्ज़ाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, तकरीबन ज़्यादातर वही है यहाँ पर एग्जाम्पल। तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली वैलिड। अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को देखते हुए कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर सही है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट है क्या दिया हुआ है, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कि जो ज़्यादातर टीचर्स हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं आपको। पहला कंक्लूजन क्या है, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कि कुछ टीचर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। सेकंड आपका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स यहाँ पर जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, ये दोनों कंक्लूजन सही है या दोनों में से कोई एक सही है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, कन्वर्जन का जो हमने देखा था कि कौन सा टाइप किस में कन्वर्ट होता है, तो उसका हमने एक टेबल देखा था। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर जो हमारा टेबल था उसमें सबसे पहले हमने देखा था यूनिवर्सल पॉजिटिव, जो कि कौन से टाइप के हमारे रहते हैं, ए टाइप। तो ए टाइप का जो वैलिड कन्वर्जन है, मतलब ऐसा कन्वर्जन जो कि वैलिड रहेगा, तो वो क्या रहता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब कौन सा टाइप, आई टाइप। अब और जो दूसरा रहता है हमारा यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव मतलब ई। तो ई का जो कन्वर्जन रहता है वो क्या रहता है, ई ही रहता है, यूनिवर्सल निगेटिव ही रहता है। ई को वैलिड कन्वर्जन क्या रहेगा, ई टू ई। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब कौन सा, आई। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव को सिर्फ हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा पर्टिकुलर निगेटिव मतलब ओ टाइप। तो ओ टाइप का वैलिड कन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है, यहाँ पर नो कन्वर्जन पॉसिबल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका स्टेटमेंट है ये कौन सा टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट टीचर्स आया है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, मतलब ये क्या है, पर्टिकुलर। आर हार्ड वर्किंग मतलब जो हमारी क्वालिटी है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये जो हमारा है वो कौन सा टाइप का है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब जो हमारी टाइप है वो क्या होगी, आई टाइप प्रोपोजिशन। आई टाइप प्रोपोजिशन है। तो यहाँ पर हमारा ये देखो, आई टाइप का जो प्रोपोजिशन होता है उसका जो वैलिड कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, सिर्फ आई टाइप में ही उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट। मतलब एक तो पर्टिकुलर होना चाहिए और एक तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कंक्लूजन है, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, तो इसकी टाइप क्या है, सम आया मतलब पर्टिकुलर हुआ, हार्ड वर्किंग यहाँ पे बता रहे हैं मतलब ये पॉजिटिव हुआ। तो ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है मतलब ये भी कौन सा टाइप है, आई टाइप। नेक्स्ट, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम मतलब पर्टिकुलर, नॉट आया मतलब ये निगेटिव, तो ये कौन सा हुआ, ओ टाइप। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि आई टाइप का जो वैलिड कन्वर्जन है वो सिर्फ क्या रहता है, आई टाइप में ही आप उसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिर्फ आपका जो कंक्लूजन कौन सा सही रहेगा, पहला वाला, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लाइड।
फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी के क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम वही टाइप का है, मतलब वही हमें चार्ट बेसिकली याद रखना है कि हम वैलिड कन्वर्जन कौन सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट बिलो। आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका जो वैलिड जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। तो क्या स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंट, कि जो इंडिया की बहुत सारी रियासतें थीं वो कब एग्जिस्ट हुई थी, हमारी आज़ादी से पहले। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसका टाइप देखना है, ये कौन सा टाइप है। मोस्ट ऑफ इंडियंस, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, इसमें हमने सबको इंक्लूड नहीं किया है, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कब रहेगा, जब हम सब की बात करेंगे, ऑल की बात करेंगे। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, तो इसकी जो टाइप हुए क्या हुई, पर्टिकुलर। अब इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्या बोला जा रहा है कि हाँ उनका एग्जिस्टेंस, उनका वजूद हुआ था, तो ये भी क्या है हमारी पॉजिटिव है। तो ये हमारी टाइप है पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं आई टाइप। और अभी जो पहली एग्जांपल हमने देखी उसमें हमने देखा कि आई टाइप का कन्वर्जन सिर्फ किस में हो सकता है, आई टाइप में ही हो सकता है। देयरफॉर तो कंक्लूजन हमारा जो दिया हुआ है, दो कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, जो कुछ इंडियन स्टेट्स थे उनका जो एग्जिस्टेंस था, उनका जो वजूद था, वो कब अमल में आया है, इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले जो है वो उनका अमल वजूद में आया है। तो इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, आई टाइप है, पर्टिकुलर है प्लस पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हुआ, आई टाइप। दूसरा जो कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर ऑल मतलब जो आपकी क्वालिटी है वो क्या बता रहा है, क्वांटिटी है, ऑल है मतलब ये क्या हुई, यूनिवर्सल हुई। नॉट एग्जिस्ट, नॉट आता है तब हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। देयरफॉर यहाँ पे ये जो हमारी टाइप हुई, कैसी टाइप हुई, यूनिवर्सल प्लस निगेटिव। तो यहाँ पर ये कौन सी टाइप हुई हमारी, ई टाइप। तो यहाँ पे जो है वो आई टाइप का वैलिड कन्वर्जन सिर्फ किस में हो सकता है, आई टाइप में ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कंक्लूजन है वो सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो क्या है, वैलिड है, ट्रू है। तो देयरफॉर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें क्या रहेगा, ए, ओनली फर्स्ट इम्प्लाइड। कैसे हमने ये देखा, जो हमारा चार्ट था वैलिड कन्वर्जन का, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं उसके बेसिस पर। और ये क्वेश्चन कब आप सॉल्व कर पाओगे, जब आप लोगों को वो चार्ट याद रहेगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को चार्ट को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस चार्ट को याद करने से पहले आपको और क्या याद करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, जो चार टाइप्स हैं, अगर उनमें आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। थर्ड आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, डायरेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी। नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए एंड बी, और उनके साथ आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, टू कंक्लूजन। कंसीडरिंग द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, आपको क्या कंसीडर करना है कि आपके जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो कैसे हैं, ट्रू हैं। और इन स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करते हुए
आपका जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली वैलिड कौन सा रहेगा, ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपका जो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, ऑल बिजनेसमैन आर वेल्थी। जितने बिजनेसमैन हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। अब हम ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ इससे पहले भी कि ऑल के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट, जो भी क्वांटिटी रहेगी, उसका जो सर्कल है हमें स्मॉल बनाना है। तो हम यहाँ पर जो बनाएंगे सर्कल, एक स्मॉल सर्कल हमने बनाया। ये किसको डिनोट करता है, बिजनेसमैन्स को। जितने भी बिजनेसमैन्स हैं वो क्या हैं, इस सर्कल के अंदर हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, ऑल बिजनेसमैन्स आर वेल्थी। तो इसके बाद जो हम बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे वो किसका रहेगा, वेल्थ का। अब यहाँ पे देखो जितने बिजनेसमैन हैं वो सारे कैसे रहेंगे, वेल्थी रहेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल वेल्थी पीपल आर हार्ड वर्किंग। जितने भी वेल्थी पीपल हैं, अमीर ज़्यादा हैं, अमीर लोग हैं, वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब ऑल के बाद क्या आया यहाँ पर, वेल्थी पीपल। अब वेल्थी पीपल का सर्कल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब ये स्मॉल रहेगा और हार्ड वर्किंग का सर्कल क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। तो ये हुआ हार्ड वर्किंग, ये हुआ वेल्थी और ये बिजनेसमैन। ये आपका बन गया वेन डायग्राम। अब आपको कंक्लूजन्स देखने हैं। फर्स्ट आपका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल बिजनेसमैन आर हार्ड वर्किंग। कि जो सारे बिजनेसमैन हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग। अब देखो हार्ड वर्किंग का जो हमारा सर्कल है ना, ये सबसे बड़ा वाला है। इसके अंदर ही कौन सा सर्कल है, बिजनेसमैन का। मतलब सारे बिजनेसमैन कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये ट्रू है क्योंकि ये बड़े सर्कल के अंदर ही हमारा ये छोटे वाला सर्कल आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल बिजनेसमैन आर हार्ड वर्किंग। ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है, वैलिड है। ये कंक्लूजन आपका ट्रू है। नेक्स्ट, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर नॉट वेल्दी। कि जितने भी हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं वो वेल्दी नहीं होते। अब यहाँ पे देखो वेल्दी वाला कौन सा है आपका, ये वाला। तो ये जितने भी इस सर्कल के अंदर इस शेडेड रीजन, ये जो कलर्ड एरिया में कर रही हूँ, इसमें प्रेजेंट है, ये सारे कैसे रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। लेकिन देखो इसके बाहर का ये जो एरिया है हार्ड वर्किंग वाला, ये एरिया, तो यहाँ पर जो है वो जितने हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो वेल्दी हैं क्या, नहीं। वेल्दी कौन से है, सिर्फ ये जो शेड वाला सर्कल है, बस इतने ही हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा करेक्ट है कि ऑल हार्डली वर्किंग पीपल आर नॉट वेल्दी। कि सब शख्स जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अमीर नहीं होते। तो ये भी कैसा है, हमारा ट्रू है। तो देयरफॉर बोथ ऑप्शन हमारे सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, फॉलो होंगे। पहला कंक्लूजन भी हमारा सही है कि सारे बिजनेसमैन कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और हार्ड वर्किंग में कुछ जो है वो गरीब भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये वेल्थी वाला जो हमारा सर्कल था ये छोटा है और हार्ड वर्किंग वाला बड़ा है। तो ये जो इतना पोर्शन है यहाँ के जो पीपल हैं वो वेल्थी नहीं है। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉप्यूला इज दैट पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। अब यहाँ पर हमने जब सिलोजिज्म की स्टडी की थी तो इसकी स्टडी की थी, हमने एग्जाम्पल देखी थी, जैसे ऑल मेन आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, इसमें ऑल जो था ये क्या था, हमारा
क्वांटिफायर था जो कि क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताता है। मेन जो है वो क्या था, हमारा सब्जेक्ट था। और इंटेलिजेंट तो ये क्या था, हमारा प्रेडिकेट था। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो ज्वाइन करता है, जो इनके बीच में क्या बनाता है, एक रिलेशन बनाता है, वो क्या है, आर। तो आर ये हमारा क्या रहता है, कॉप्यूला रहता है। तो देयरफॉर कॉप्यूला क्या रहेगा, कॉप्यूला जो है वो दैट पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन रहेगा जो क्या करता है, आपके सब्जेक्ट और आपके प्रेडिकेट को क्या करता है, एक रिलेशन में बांधता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, देखो तो कॉप्यूला इज दैट पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, वो क्या बताएगा, रिलेशनशिप किसमें बीच में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। तो देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। और बाकी का जो ऑप्शन है वो फॉल्स रहेंगे। नोन एंड अननोन, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन, जो आपके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग, कस्टमरी रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग। तो यहाँ पे जो सिलोजिस्टिक रीजनिंग का मीन होता है वो क्या होता है, द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लॉजिकल टर्म्स एंड ऑपरेटर्स and the structures that make it possible to infer true conclusion from the given premises। क्या करते हैं हम, इन्फरेंस करते हैं ट्रू कंक्लूजन को, इन्फरेंस ट्रू कंक्लूजन, किससे हम ट्रू कंक्लूजन निकालते हैं, प्रीमाइसेस के ऊपर से। तो हम ये किस में करते हैं, लॉजिकल में, सिलोजिज्म वाला जो हमारा रहता है, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, इसमें हम करते हैं। और हमारा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो हम सॉल्व करते हैं वो भी हम इसी तरीके से करते हैं कि प्रीमाइसेस को देखते हैं, अगर प्रीमाइसेस हमारा ट्रू रहता है उसके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन भी हम क्या निकालते हैं, ट्रू निकालते हैं। तो देयरफॉर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन सिलोजिस्टिक रीजनिंग। सिलोजिस्टिक किससे बना है, सिलोजिज्म से। और सिलोजिज्म हम ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टू प्रोपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दो प्रोपोजिशन आपको दिए हुए हैं, दोनों का जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट इन क्वालिटी आर, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो अब इसके लिए आपको क्या याद होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है। तो कैसे बनता है हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो पहला हमारा रहेगा ए टाइप का प्रोपोजिशन, ई टाइप का प्रोपोजिशन, ओ टाइप एंड आई टाइप। तो यहाँ पे जो है वो ए और ई का जो रिलेशन रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्ररी कहते हैं। आई और ओ का जो रिलेशन रहते हैं वो क्या कहलाता है, सब कॉन्ट्ररी कहलाता है। ई और ओ का क्या कहलाता है, सब अल्टरेशन। सिमिलरली ए और आई का भी हम जो रिलेशन है उसका नाम क्या है, सब अल्टरेशन है। एंड ई और आई का कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और ओ का ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ए हमारे कौन सा रहता है, ऑल एस इज पी, मतलब ये यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव वाले रहते हैं इसमें। ये जो है वो कौन सा टाइप रहता है, नो एस इज पी,
मतलब ये यूनिवर्सल रहेगा प्लस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। आई क्या रहता है ये, सम एस इज पी, मतलब पर्टिकुलर रहेगा प्लस पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद ओ में क्या रहेगा, सम एस इज नॉट पी, मतलब पर्टिकुलर प्लस निगेटिव। तो अब क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, क्वांटिटी भी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट डिफरेंस कहाँ रहेगा, उनकी क्वालिटी में। मतलब अगर एक पॉजिटिव क्वालिटी है तो दूसरी क्या रहेगी, निगेटिव। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव, यूनिवर्सल प्लस निगेटिव। तो यहाँ पे आपकी जो है वो सब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट एस, प्रेडिकेट भी सेम है पी, आपकी जो क्वांटिटी है वो भी सेम रहेगी यूनिवर्सल। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज है, आपकी जो क्वालिटी है यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है। तो ये ए और ई हुए, ए और ई के बीच में कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्ररी का। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन बी है कॉन्ट्ररी, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली देखो आई और ओ, ये भी कौन सा है, सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है, प्लस क्वांटिटी भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी डिफरेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर आई और ओ भी लेते हैं हम तो ये भी कैसा रहेगा, ऐसा सेंटेंस, ऐसा प्रोपोजिशन जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और इनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, सब कॉन्ट्ररी। बट हमारा ऑप्शन क्या था, कॉन्ट्ररी था सिर्फ, तो इसीलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, कॉन्ट्ररी। लेकिन अगर आपको सब कॉन्ट्ररी भी दिया रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कॉन्ट्ररी भी रहेगा और सब कॉन्ट्ररी भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रीमाइसेस ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहता है और जो कि कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा, तो उसका प्रीमाइसेस कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है, प्रोवाइड्स सम एविडेंस फॉर इट्स कंक्लूजन, कि वो क्या करता है, कुछ एविडेंस प्रोवाइड करता है उसके कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड नो एविडेंस फॉर इट्स कंक्लूजन, कि वो कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता उसके कंक्लूजन के लिए। सी है आर इररिलेवेंट फॉर इट्स कंक्लूजन, कि उसका कंक्लूजन और प्रीमाइसेस दोनों रिलेवेंट नहीं होते। और डी ऑप्शन है प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इट्स कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि डिडक्टिव में हमारा हम कहाँ से जाते हैं, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। और जो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहता है तो उसके जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर ही जो है वो उसका कंक्लूजन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है प्रीमाइसेस कंक्लूजन को। देयरफॉर बहुत ही पक्का एविडेंस वो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर इट्स कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन इज। अब जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहता है उसका कंक्लूजन कैसा रहता है, समिंग अप ऑफ द प्रीमाइसेस, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस, कि आपका जो कंक्लूजन है वो आपके प्रीमाइसेस के ऊपर से नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। क्योंकि डिडक्टिव में हमारा जो भी कंक्लूजन रहता है
वो जो है वो पूरा हमारे प्रीमाइसेस के ऊपर से ही आता है। नेक्स्ट जो है वो इंटेल बाय द प्रीमाइसेस। इंटेल बाय द प्रीमाइसेस मतलब वो प्रीमाइसेस के अंदर ही मौजूद होता है। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी। एडिशनल टू प्रीमाइसेस ये भी रॉन्ग है। डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है, हमारा कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइसेस में ही मौजूद होता है, उसके बेसिस पर ही होता है। देयरफॉर इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट conclusion is entailed by the premises। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या ऐसा है एनालॉगस। तो सबसे पहले एनालॉगस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कोई भी दो चीज़ों का, कोई भी दो पर्सन का, किसी भी दो चीज़ों का क्या करते हैं हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं एनालॉगस। एनालॉगस मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स या तो टू पर्सन्स। तब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है देखो क्या है, मैन इज़ अ रैशनल बीइंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैन जो है वो एक कैसा बीइंग है, रैशनल बीइंग है। तो इसमें तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सी जो है वो क्या है, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। कि गांधी जी जो क्या है, ये फादर है हमारे नेशन के। इसमें एक मालूमात दी जा रही है, एक जो है वो बात बोली जा रही है, इसमें भी कंपैरिजन नहीं है। गॉड इज़ ग्रेट, ये भी जो है वो एक सादा सी जुमला है कि गॉड जो है वो क्या है, बहुत ग्रेट है। इसमें भी कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं है, तो देयरफॉर ये आंसर भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या दिया हुआ है, मैन इज़ लाइक गॉड। अब यहाँ पर देखो मैन को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है गॉड के साथ, तो यहाँ पे क्योंकि क्या किया जा रहा है, मैन का जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ, गॉड के साथ। देयरफॉर अब ये जो हमारा है स्टेटमेंट, ये कौन सा है, एनालॉगस स्टेटमेंट है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए, मैन इज लाइक गॉड। ये कैसा स्टेटमेंट है हमारा, एनालॉगस स्टेटमेंट। एनालॉगस स्टेटमेंट ऐसा जिसमें जो है वो दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, वो कहलाता है आपका एनालॉगस स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो क्वेश्चन है, द प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइसेस इज कॉल्ड। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, कि आप जो है वो आपको सपोज कोई भी प्रीमाइसेस दिए हुए हैं P1 और P2, इन दो प्रीमाइसेस के ऊपर से आप क्या कर रहे हो, एक प्रोपोजिशन बना रहे हो। तो उस प्रोपोजिशन को क्या कहते हैं, मेजर टर्म नहीं कहते हैं हम इसको, मेजर टर्म कंसेप्ट बिल्कुल नहीं, कंक्लूजन ये जो है वो करेक्ट है, सिलोजिज्म नहीं। क्योंकि प्रीमाइसेस की मदद से जो हमें मिलता है वो हमारा क्या रहता है, कंक्लूजन रहता है। वो भी क्या रहता है हमारा, कंक्लूजन भी एक प्रोपोजिशन ही रहता है, जो कि हम कहाँ से निकालते हैं, हमारे प्रीमाइसेस की मदद से निकालते हैं। तो देयरफॉर द प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड, ऐसा प्रोपोजिशन जो कहाँ से निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन। प्रीमाइसेस के बेसिस पर हमें जो मिलता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। डिडक्टिव प्रोसीड्स फ्रॉम, आप लोगों को पता है कि जो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग रहता है उसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक से कहाँ पे जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक पर जाते हैं।
जनरल टू स्पेसिफिक, और इसको ही हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। या तो आप बोलो जनरल टू स्पेसिफिक, या तो आप बोलो यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। और आपका जो इंडक्टिव वाला आर्ग्यूमेंट होता है वो इसके रिवर्स होता है, मतलब वो कहाँ से रहेगा आपका, स्पेसिफिक से जनरल। या तो आप इसे बोल सकते हो पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो यहाँ पर देखो, अभी हमें क्या देखना है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ जाता है। तो पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इनकरेक्ट है। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, देखो कहाँ जाएगा हमारा डिडक्टिव वाला, जनरल टू स्पेसिफिक या तो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। तो देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर भी रॉन्ग रहेगा, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल भी क्या रहेगा, रॉन्ग। देयरफॉर रिडक्टिव प्रोसीड्स फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन। हमारा जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो कहाँ का उससे ग्राउंडेड होता है, तो इंटीग्रिटी ऑफ नेचर गलत है, ये यूनिटी ऑफ नेचर ये भी गलत है, हार्मोनी ऑफ नेचर ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। जो हमारी कुदरत के कवानीन होते हैं उनके बेसिस पे हमारी जो इंडक्टिव क्या रीजनिंग जो है वो क्या होती है, बेस्ड होती है। हम उन कुदरत के जो कवानीन हैं उनकी जो यूनिफॉर्मिटी है, उनकी जो यकसानियत है, कुदरत की यकसानियत, उसके ऊपर से हम क्या लेते हैं, नॉलेज हमें मिलती है उनके बेसिस पर। तो इंडक्टिव में हम कहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है, जो हमारी कुदरत की यकसानियत है उसके बेसिस पे जो है वो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। Therefore, inductive reasoning is grounded on uniformity of nature. Question number 13. Which of the following is the characteristic feature of an argument? सपोज अगर आपको कोई भी एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन हम सबसे स्टार्टिंग में हमने देखी थी। आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होता है, एक ऐसा जो है वो स्टेटमेंट होता है जो कि क्या रहेगा, अब स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी हमने देखी है। आर्ग्यूमेंट अलग है, स्टेटमेंट अलग है, यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, या तो स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये ऐसा प्रोपोजिशन होता है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी जो है वो क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू, मतलब आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकता, वो या तो सही हो या तो गलत। तो ये क्या कहलाता है, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। इन स्टेटमेंट्स एंड प्रोपोजिशन से मिलकर हमारा क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या रहेंगे, प्रीमाइस रहेगा प्लस कंक्लूजन। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, इसमें दो चीज़ें रहेंगी, हमारे प्रीमाइसेस रहेंगे, हमारा कंक्लूजन। तो ये आर्ग्यूमेंट है, ये भी क्या हो सकता है, अगर हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइसेस को फॉलो करेगा तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। और अगर हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइस को फॉलो नहीं करता है तब ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा, इनवैलिड। तो आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं क्या रहेंगे, आइदर वो वैलिड होगा या तो फिर इनवैलिड। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ए, इट इज़ आइदर वैलिड और इनवैलिड, ये क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, सी जो ऑप्शन है ना, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर इसे टिक नहीं करना है आप लोगों को। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। अगर हमें प्रोपोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछता तब हम यहाँ पर जो ऑप्शन लगाते वो क्या लगाते, सी वाला लगाते कि इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। ये जो आपको प्रोपोजिशन दिया हुआ है इसका आपको टाइप बताना है। तो हमारे 4 टाइप हमने देखे हैं। ए जो कि ऑल रहता है, जैसे ऑल मेन आर गुड, जो कि रहेगा यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव। दूसरा हमने देखा है ई, नो मेन आर गुड, क्या रहेगा ये, यूनिवर्सल प्लस निगेटिव। थर्ड आई, सम मेन आर गुड, पर्टिकुलर प्लस पॉजिटिव एंड ओ, सम मेन आर नॉट गुड, पर्टिकुलर प्लस निगेटिव। तो यहाँ पे देखो ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, तो ऑल है मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो कैसी है, यूनिवर्सल है, प्लस क्या बोला जा रहा है कि टाइगर्स क्या है, एनिमल्स है, मतलब जो क्वालिटी बताई जा रही है वो एक पॉजिटिव क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव को और हम क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलो या तो अफर्मेटिव बोलो, दोनों चलेगा यहाँ पर। देखो पॉजिटिव क्वालिटी हमारी कब भी रहेगी, अगर हमारे सेंटेंस में नो नॉट अगर ऐसा नहीं आएगा तो वो क्वालिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी। और अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आया या तो फिर नो का वर्ड आया तो वो जो क्वालिटी है हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया गया इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव है। ऑल मतलब सबके बारे में बात की जा रही है, सब टाइगर के बारे में, तो देयरफॉर ये कैसा रहेगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसे हम और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which among the following terms are distributed in the statement no dogs are reptiles। कोई भी डॉग जो है वो क्या है, रेप्टाइल नहीं है। अब जब हमने स्टडी की थी कि टाइप्स प्रोपोजिशन की, वहाँ पर हमने देखा था कि कौन सी टाइप में कौन सा जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो थोड़ा सी उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। पर्टिकुलर यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब ए, अगर आपका क्वेश्चन का प्रोपोजिशन ए टाइप का है तो उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, सब्जेक्ट ओनली। नेक्स्ट अगर ई टाइप का है मतलब यूनिवर्सल निगेटिव है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्रेडिकेट का भी इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड आई मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव अगर है तो इसमें जो है वो नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, ना तो सब्जेक्ट इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और ना ही प्रेडिकेट, नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। लास्ट ओ टाइप का अगर आपका है मतलब पर्टिकुलर निगेटिव वाला है तो इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, ओनली प्रेडिकेट का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो प्रोपोजिशन है उसका टाइप पता करना होगा। तो यहाँ पे नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, कोई भी डॉग यहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं है।
नो जब भी आता है तो हमारी क्वालिटी कैसी हो जाती है, निगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे सब डॉग के बारे में बात की जा रही है तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल निगेटिव। मतलब ई टाइप का ही हमारा प्रोपोजिशन है। कौन से टाइप का है, ई टाइप का। और ई टाइप का प्रोपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देयरफॉर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, सी, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल in finding new knowledge of facts about the world is। ऐसी रीजनिंग जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नई नॉलेज जो है वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, स्पेक्युलेटिव, डिडक्टिव, एनालॉगीज, इंडक्टिव। अब डिडक्टिव में जो है वो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी, ऑल मेन आर मॉर्टल। फिर उसके बाद हमने देखा था चाणक्य इज अ मैन, देयरफॉर चाणक्य क्योंकि मैन है, देयरफॉर चाणक्य क्या रहेगा, मॉर्टल। तो इससे हमें कुछ नया नहीं पता चल रहा था, ऑलरेडी हमें दिया गया था कि ऑल मैन आर मॉर्टल। और क्योंकि चाणक्य भी एक मैन है तो देयरफॉर वो भी जाहिर सी बात है क्या रहेगा, मॉर्टल रहेगा। एनालॉगीज में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन से भी हमें कोई नई नॉलेज नहीं मिलती है। तो इंडक्टिव जो है वो एक ऐसा रीजनिंग का टाइप है जिसकी मदद से हमें क्या मिलती है, नई नॉलेज मिलती है। क्योंकि इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं जो कि कैसी रहती है, एक जैसी। अब ये एक जैसी है, इनके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, एक नया जो है वो कंक्लूजन बनाते हैं जो कि कैसा रहता है आपका, बिल्कुल न्यू रहता है। तो देयरफॉर जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें आपको कैसी नॉलेज मिलती है, नई नॉलेज मिलती है। देयरफॉर द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इज इंडक्टिव। इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन एग्जाम्पल के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो कि नया रहता है, हमारे लिए एक नई नॉलेज रहती है। देयरफॉर इट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोपोजिशन। कौन सी टाइप है, यहाँ पर भी हमें क्या पता करना है, टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन। तो सम, जब भी हम सम की बात करते हैं, कुछ की बात करते हैं, तो ये हमारा पर्टिकुलर टाइप रहता है। प्लस स्टूडेंट्स आर सिंसियर, यहाँ पर उनकी एक पॉजिटिव क्वालिटी बता रही है। तो हमारी क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव, मतलब पर्टिकुलर है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉजिटिव को और हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो ये जो हमारा टाइप है, कौन सा टाइप है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, कौन सा टाइप का प्रोपोजिशन है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव टाइप का प्रोपोजिशन है। इफ इट्स रेन देन द ड्रॉट विल एंड, अगर बारिश होगी तो जो कहत साली है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द ड्रॉट हैज़ एंडेड देयरफॉर इट्स रेन, अब खुश्क साली खत्म हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश हो सकता है, हो गई होगी। तो व्हाट काइंड ऑफ फैलेसी डज दिस कमिट, तो कौन सी टाइप की जो फैलेसी है, तो इट इज़ अ फैलेसी ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे जो रेन और खुश्क साली, बारिश और खुश्क साली का जो रिलेशन है वो होल्ड नहीं हो रहा है, या और हमारा जो प्रीमाइसेस है वो कैसा है, अनसाउंड है। तो देयरफॉर इट इज़ एन इनफॉर्मल फैलेसी। क्या बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर
बारिश होगी तो क्या होगा, खुश्क-साली खत्म हो जाएगी। अब खुश्क-साली खत्म हो गई है तो इस पर से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देयरफॉर इट रेन्स। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है हमारे कंक्लूजन को, देयरफॉर इट इज़ एन इनफॉर्मल फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following proposition is a contrary to all poets are dreamer। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है इसके लिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। कौन सा हमें यहाँ पर देखना है रिलेशन, कॉन्ट्ररी वाला। तो कॉन्ट्ररी वाला किसके दरमियान में रहता है, ए और ई के दरमियान में। ए मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव। यहाँ पे देखो, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर, सारे जो पोएट्स हैं वो कैसे होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं। ये कौन सा है, ए टाइप। तब हमें क्या बनाना है, इसका काउंटररी बनाना है। तो ए का जो काउंटररी वो क्या रहता है, ई। ई मतलब यूनिवर्सल निगेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं हमें यूनिवर्सल निगेटिव कौन सा है, सम पोएट्स आर ड्रीमर। सम आया मतलब ये पर्टिकुलर, एलिमिनेट कर देंगे हम इसे, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सम पोएट्स आर नॉट ड्रीमर्स, सम आया पर्टिकुलर, सेम, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नो पोएट्स आर ड्रीमर, कोई भी पोएट्स जो है वो ड्रीमर नहीं है। तो देखो नो आया मतलब ये निगेटिव पर, नो पोएट्स, सारे पोएट्स का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, यूनिवर्सल निगेटिव। तो इसका जो टाइप है कौन सा हुआ, ई टाइप। तो देयरफॉर जो काउंटररी है क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। अब देखो डी जो दिया हुआ है, नो ड्रीमर्स आर पोएट, ये भी कैसा है, यूनिवर्सल निगेटिव, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो हमारा ए क्या रहता है, ऑल एस इज पी, उसका काउंटरी क्या रहता है, नो एस इज पी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इनकी जगह चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है पोएट है, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट तो पोएट है। ड्रीमर्स प्रेडिकेट है, ड्रीमर्स प्रेडिकेट, बट ये जो डी ऑप्शन है ना, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह चेंज कर दी गई है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नो पोएट्स आर ड्रीमर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड इज कॉल्ड। क्या कर रहे हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, टू विच अ टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड। तो द इंटेंशन ऑफ दैट टर्म गलत है, ये कैनोटेशन ऑफ दैट टर्म ये भी रॉन्ग है। जो हमारा सही है दो, वो क्या है इसमें, द एक्सटेंशन ऑफ दैट टर्म एंड डिनोटेशन ऑफ दैट टर्म। अब डिनोटेशन क्या रहता है, द ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट टू विच अ टर्म रिफर्स, ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट जो क्या करती है, एक टर्म रिफर करती है। और एक्सटेंशन हम किसको कहते हैं, कोरिलेटिव वर्ड, कोरिलेटिव वर्ड दैट इंडिकेट द रेफरेंस ऑफ अ टर्म और कंसेप्ट। तो देयरफॉर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 21, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टू स्टेटमेंट्स which are in such a relation that the truth of one implies the truth of other but not conversely। हमें ऐसे दो स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं कि अगर पहला जो है वो ट्रू है, उसके बेसिस पर सेकंड वाला भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, लेकिन कॉन्वर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो, ये जब हम बनाते हैं हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन,
तो इसमें जो है वो दोनों ट्रू कब होता है? सब अल्टरेशन में। मतलब आपका जो ए टाइप और कौन सा रहना चाहिए? आई टाइप। क्या बोला गया है? ट्रूथ ऑफ वन implies the truth of another. All plastics are synthetics. ये कौन सा टाइप है आपका? ए टाइप प्रोपोजिशन। सम प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ये है आई टाइप। सम प्लास्टिक्स आर नॉट सिंथेटिक, ओ टाइप। नो प्लास्टिक आर सिंथेटिक, ई टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा दो स्टेटमेंट रहेगा ए और आई, ए और आई ये दोनों कैसे रहते हैं? सबल्टरॉन। मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। एट अ टाइम ये दोनों कैसे रहेंगे? ट्रू रहेंगे। तो एक जो हमारी पेयर है वो क्या रहेगी? ए और बी की। सिमिलरली ई और ओ भी जो है वो कैसे रहते हैं? सबल्टरॉन। मतलब दोनों एट अ टाइम जो है वो कैसे रहते हैं? ट्रू। तो जो सेकंड पेयर है सी और डी रहेगी। मतलब अगर हमारा डी वाला ऑप्शन ट्रू रहेगा तो उसके बेसिस पर हमें सी भी क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो देयरफॉर कैसा हमारा पेयर बनेगा? ए और बी का पेयर बनेगा यहाँ पर, और सी और डी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्टेनिटी इज। सर्टेनिटी कैसी होती है? एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। नहीं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं होती है ये। इमोशनली सेटिस्फाइंग, ये भी नहीं होती है। लॉजिकल, दिस इज करेक्ट आंसर। सर्टेनिटी जो है वो कैसी होती है? लॉजिकल होती है। एक लॉजिक होता है उसके अंदर, देयरफॉर सर्टेनिटी इज लॉजिकल। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है हमारा। इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच अ प्रीमाइस मेज। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या रहता है? प्रीमाइस क्या करता है इंडक्टिव रीजनिंग में? सपोर्ट एंड इंटेल अ कंक्लूजन। सपोर्ट तो करता है वो कंक्लूजन को, लेकिन इंटेल नहीं करता है। इंटेल किस में होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में होता है। नॉट सपोर्ट बट इंटेल अ कंक्लूजन, ये भी गलत है। इंटेल नहीं करता है और ना सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है वो न्यूज, नॉट सपोर्ट, नॉट इंटेल अ कंक्लूजन, ये भी गलत है। जो डी है हमारा, सपोर्ट्स अ कंक्लूजन विथआउट इंटेलिंग इन। जो इंडक्टिव लॉजिक होती है उसमें जो प्रीमाइसेस होता है वो सपोर्ट करता है आपको कंक्लूजन को विथआउट इंटेलिंग इट। इंटेल किस में रहेगा? वो डिडक्टिव वाले में रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन एज अ प्रमाणक। सिर्फ परसेप्शन को जो है वो प्रमाणक कौन से स्कूल ने एक्सेप्ट किया था? कल ही हम इसकी स्टडी करे हैं। परसेप्शन मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे सेंस ऑर्गन के ज़रिए से हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, सिर्फ उन्हें ही जो है वो सही माना। तो ये कौन सा स्कूल था? तो ये था चारवाक्य। चारवाक्य जो है वो सिर्फ मटेरियल बीइंग्स पर जो है वो क्या करता था? बिलीव करता था। ऐसे चीज़ें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? परस्यू कर सकते हैं। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? चारवाक्य स्कूल। द डेली न्यूज़ carried an article this morning about some local teenagers who were arrested on the charges of drug possession. Teenagers these days are nothing but a bunch of junkies. अब हमें क्या पता करना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी जो है वो फैलिसी एग्जिस्ट होती है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा रेड ईयरिंग। तो रेड ईयरिंग में जो है वो हमारे आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या किया जाता है? एक इररिलेवेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रॉमैन में जो हमारा क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसे क्या बनाया जाता है?
वीक बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं, इस जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ इसमें कुछ इररिलेवेंट टॉपिक भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन एड होमेनियम, इसमें क्या होता है, एक पर्सन की जो है वो हम पर्सनालिटी देखते हैं, वो पर्सन अगर अच्छा नहीं है, उसकी रिपुटेशन खराब है, तो जो उसका स्टेटमेंट है वो भी हम क्या मानते हैं, फॉल्स मानते हैं। बट यहाँ पर तो कोई पर्सन भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। लास्ट जो आपका है हेस्टी जनरलाइजेशन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, हेस्टी जनरलाइजेशन। यहाँ पे जो क्लेम बनाया गया है वो किसके ऊपर बनाया गया है, इनसफिशिएंट एविडेंसेस। अब यहाँ पे कुछ टीनेजर्स को अगर अरेस्ट कर लिया किसके बेसिस पर कि वो लोग ड्रग लेते थे, तो इसके बेसिस पर हम हर टीनेजर को ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो लोग बहुत दीवाने, जंकीज का मतलब यहाँ पर दीवाने होता है कि दीवाने होते हैं। तो देयरफॉर ये क्या है, आपका हेस्टी जनरलाइजेशन है। यहाँ पे आपका जो एविडेंस है वो कैसा है, इनसफिशिएंट है। द इन्फरेंस अ माउस इज एन एनिमल, therefore a large mouse is a large animal। अब यहाँ पे कौन सी फैलेसी आती है, तो स्ट्रॉमैन अभी हमने देखी, इसमें हम जो हमारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, वीक बनाते हैं। स्लीपरी स्लोप, तो इसमें क्या रहता है, हम इनिशिएट करते हैं चेन ऑफ इवेंट्स को, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट्स होते जाते हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं रहते हैं। थर्ड जो है वो इक्विवोकेशन, इसमें जो है वो क्या रहता है, एम्बिशियस वर्ड रहते हैं। एंड थर्ड जो है वो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, तो यहाँ पे देखो लार्ज माउस अगर है तो वो लार्ज एनिमल है, तो यहाँ पे लार्ज जो है वो एक कैसा वर्ड है, एम्बिशियस वर्ड है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो आपकी फैलेसी है वो कौन सी है, इक्विवोकेशन। किसकी वजह से, एक एम्बिशियस वर्ड की वजह से ये फैलेसी एग्जिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स लाइव्स इन अ स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड, देयरफॉर मिस्टर एक्स डिजर्व्स टू बी अ मिनिस्टर। क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत स्लम एरिया में रहता है और उसके पास जॉब भी नहीं है, तो इसीलिए वो क्या डिजर्व करता है, वो मिनिस्टर बनना डिजर्व करता है। तब यहाँ पे देखो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है एड मिसरी कोंडियम, तो इसमें क्या रहता है, अपील टू पिटी। एक एग्जाम्पल हमने इसकी देखी थी कि एक स्टूडेंट जो है वो, उसको अगर पेपर में कम मार्क्स मिली थी तो वो टीचर को क्या बोल रहा था कि नहीं मैं तो इसमें ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता था। क्यों, क्योंकि वो जब पेपर दिया था उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, उसकी दादी का ऑपरेशन हुआ था और उसकी दादी का डेथ भी हुई थी। तो ये रहता है अपील टू पिटी। पॉलिसी ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न में क्या होता है, होल से हम पार्ट पर जाते हैं, मतलब ऐसा जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम पूरे होल के बारे में बोलते हैं उससे ही हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट पर भी अप्लाई करते हैं। फैलेसी ऑफ एसिडेंट, इसमें क्या रहता है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो हम डिफरेंस रहता है जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जो जनरल वाला रहता है वही हम किस पर अप्लाई करते हैं, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 28 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, अपील टू पीटी। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है और वो सलाम है, इसीलिए वो मिनिस्टर बनना क्या करता है, डिजर्व करता है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, रीजन
किसको हम कहते हैं? हेतु। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हेतु। ये कल हमने स्टडी किया है। हेतु को है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? रीजन। उसके बाद हमने देखा था प्रतिंजन, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। उपन्याय, इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। और लास्ट में था निगमाना, तो ये इसको कंक्लूजन। तो हेतु मतलब क्या रहता है? रीजन। तो करेक्ट ऑप्शन ए। तर्क इज बेसिकली तर्क जो है वो क्या रहता है? बेसिकली एक हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट रहता है। क्या रहेगा तर्क हमारा? हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि कैसा रहेगा? वैलिड रहेगा। और तर्क का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिकल कब रहेगा? जब वो वैलिड रहेगा। देयरफॉर इट इज एन हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु रोड्स वैशिष्का सूत्रास? इनमें से कौन से गुरु ने क्या किया था? जो वैशिष्का सूत्रा है वो लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, कनाडा। ये जो गुरु थे इन्होंने जो है वो ये सूत्रास को लिखा था। All students clear their examinations and few students did not clear their examination. तो अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है? कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है AEIO, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो दो प्रोपोजिशन है ये कौन से टाइप के हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन ये ए टाइप का है। और फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन ये कौन सा टाइप है? ओ टाइप। तो ए और ओ टाइप में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरीज। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। मतलब अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा ऑब्वियसली क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। अब फैलेसी क्या रहता है? ट्रू आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल नहीं, फॉल्स आर्ग्यूमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा फैलेसी होता है एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट दिया होता है, एरर रहता है उसके अंदर। फैलेसी की मीनिंग क्या होती है? एरर होती है। तो देयरफॉर वो आर्ग्यूमेंट कैसा रहेगा हमारा? फॉल्स आर्ग्यूमेंट रहेगा। देयरफॉर अ फैलेसी इज अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। A syllogism must have 3 terms, 4 terms, 6, 5। स्टडी की है हमने कितने टर्म रहती है सिलोजिज्म में। सपोज अगर आपको प्रीमाइसेस दिया हुआ है P1 और P2, ऑल मेन आर मॉर्टल, चाणक्य इज अ मैन, कंक्लूजन देयरफॉर चाणक्य इज मॉर्टल। तो यहाँ पर जो मेन है कॉमन टर्म है दोनों प्रीमाइसेस की, तो ये हमारी कौन सी रहती है? मिडिल टर्म। सिमिलरली कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट रहता है ये जो प्रीमाइसेस में रहता है वो क्या कहलाते हैं? हमारा मेजर प्रीमाइसेस। और ये जो टर्म कहलाती है वो क्या कहलाती है? मेजर टर्म। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या कहलाता है आपका? माइनर टर्म। तो कितनी टर्म हमारी यहाँ पर आई? 3 टर्म, मिडिल टर्म, मेजर और माइनर। देयरफॉर अ सिलोजिज्म मस्ट हैव वो 3 टर्म्स। 3 टर्म यहाँ पर रहेगी हमारे सिलोजिज्म की। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरीज इज ट्रू देन द अदर मस्ट बी। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या रहते हैं? एक दूसरे को अपोजिट रहते हैं। मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स रहेगा। एक दूसरे के वो क्या रहेंगे? अपोजिट ट्रूथ वैल्यू
कंटेन करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर हमारा पहला कॉन्ट्ररी का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो दूसरा वाला कैसा रहेगा, फॉल्स। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरीज इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ट्रूथ वैल्यू इनकी कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी, ट्रू फॉल्स, हमेशा ये ऐसे रहेंगे। द कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन कैन नॉट बी, देखो कॉन्ट्ररी जो हमने देखा था किसका देखा था, ए और ई का। तो ये कैसे रहते हैं, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स रहेगा। दोनों एक टाइम पर फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बोथ द काउंटरी प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। थर्टी सेवन है, पर्सन्स एजुकेटेड थ्रू अ फॉरिजन लैंग्वेज आर श्योर टू बी अनपैट्रियोटिक। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे पर्सन्स जो फॉरिजन लैंग्वेजेस क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, अनपैट्रियोटिक रहते हैं। तो ये कैसे स्टेटमेंट, फैक्ट है, एडवाइस है, ओपिनियन है, या तो प्रीजडाइसेस। तो दिस स्टेटमेंट इज अ प्रीजडाइसेस, ये तासुब के ऊपर मबनी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लोग फॉरिजन लैंग्वेजेस से एजुकेट करते हैं वो कैसे रहते हैं, अनपैट्रियोटिक होते हैं। तो ये क्या है, एक प्रीजडाइसेस है। पीपल हैव बीन सीइंग घोस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो लोग हैं वो बहुत सालों से क्या कर देखते आ रहे हैं, भूत देखते आ रहे हैं। नो वन हैज़ बीन एबल टू प्रूव डेफिनेटली दैट घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी अभी तक ये प्रूव नहीं करने पा रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देयरफॉर घोस्ट आर रियल, इसलिए जो है वो क्या है, रियल है। तो अब इसमें जो है वो कौन सी फैलेसी एग्जिस्ट हो रही है, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंटियम। इसमें जो है वो क्या रहता है, लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंसेस की क्या होती है, कमी। एड होमिनियम अभी हमने देखा, कोई भी पर्सन जो कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उसकी रेपुटेशन खराब है, तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। बेगिंग द क्वेश्चन मतलब फैलेसी ऑफ इंसिडेंस होती है ये। फैलेसी ऑफ रेड हियरिंग, इसमें जो है वो एक इररिलेवेंट टॉपिक जो है वो क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा इसका, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंटियम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं करने पाया है कि जो भूत है वो एग्जिस्ट नहीं करते, एविडेंसेस यहाँ पर कम है, इसके बिना पर हम मान रहे हैं कि हाँ भूत क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो देयरफॉर दिस इज द फैलेसी ऑफ इग्नोरेंटियम। 39 नंबर है हमारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कुमारिला भत्ता, अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन एज द सिक्स्थ इंडिपेंडेंस सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ, इसमें कौन सी नॉलेज की बात करते हैं हम, निगेटिव। कल इसकी स्टडी हमने की है कि जो अनुपलब्धि है इसमें जो हम नॉलेज लेते हैं वो कौन से फैक्टर से लेते हैं, निगेटिव फैक्टर से लेते हैं। तो therefore करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, द ओल्डेस्ट एक्सटेंट न्याय टेक्स्ट इज द न्याय सूत्रा, सबसे जो ओल्डेस्ट यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो कौन सा है, न्याय सूत्रा है। दैट इज एट्रीब्यूटेड टू ग्रेट गुरु, अब ये जो हमें मिला है ये कौन से गुरु ने ये बनाया है, तो जो हमारे गौतमा गुरु थे इन्होंने जो है वो दिया था, वो न्याय सूत्र दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी। जो द ओल्डेस्ट न्याय सूत्र है वो किसकी देन है, यहाँ पर गुरु गौतमा की देन है। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये खत्म हो रहा है। तो
आपका जो यूनिट नंबर 6 था लॉजिकल रीजनिंग, आज उसका यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व की है सारी पॉसिबल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इस टाइप की। तो आज का ये जो सेशन है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं।